Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to see syllogism. Okay, so syllogism होता क्या है? Syllogism means a specific form of deductive reasoning and they are essential part of formal logic and critical thinking. Means कि जो syllogism है वो deductive reasoning का एक specific form है. ठीक है, याद रखना इंडक्टिव से नहीं रिलेटेड है, सिलोजिज्म डिडक्टिव से रिलेटेड है और ये क्या है, एक एसेंशियल पार्ट है एक फॉर्मल लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। ठीक है, एक लॉजिक को देने के लिए या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक ये जो है एसेंशियल पार्ट है और ये क्या इंश्योर करता है दैट कंक्लूजन आर रीच बेस्ड ऑन साउंड एंड वैलिड रीजनिंग। ओके, कि जो कंक्लूजन है वो साउंड और वैलिड रीजनिंग से ही हम जो कंक्लूजन के पास पहुंचे तो हम कब साउंड और वैलिड रीजनिंग के साथ पहुंचे। ठीक है, ये है सिलोजिज्म का कहना। ओके, अब देखते हैं टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं सिलोजिज्म में। तो देखो, टर्म्स देखने से पहले हम समझते हैं कि प्रीमाइसेस क्या होता है। ठीक है, प्रीमाइसेस। सो प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम जिन कारणों या सबूतों का उपयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। ठीक है, मीन्स देखो एग्जाम्पल ये है कि ऑल मैन आर मोर्टल, सॉक्रेटिस इज ए मैन एंड देयरफॉर सॉक्रेटिस इज मोर्टल। ठीक है, मतलब कि ये जो ऊपर दो प्रीमाइस दिए गए थे या जो दो सेंटेंस दिए गए थे ये क्या थे, इन्हीं दोनों सेंटेंसेस के बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला ना कि सारे मैन अगर मोर्टल हैं और सॉक्रेटिस भी मैन है तो इसीलिए सॉक्रेटिस जो है वो मोर्टल हो गया। ठीक है, तो हमने इन दोनों के बेसिस पे तीसरा कंक्लूजन निकाला। तो प्रीमाइसेस वही होता है कि जो आपको कंक्लूजन निकालने में हेल्प करे। ठीक है, आपको कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स दे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रीमाइसेस। ओके, तो यहाँ पे प्रीमाइसेस क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों प्रीमाइसेस हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा कंक्लूजन हो गया कि देयरफॉर सॉक्रेटिस इज मोर्टल। ओके, तो ये जो फर्स्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, जो फर्स्ट पे होगा वो मेजर होगा, जो सेकंड पे होगा वो माइनर प्रीमाइस होगा। तो बस इसी तरह समझना है कि प्रीमाइस में दो प्रीमाइस कहते हैं, मेजर माइनर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखें किसी भी आर्गुमेंट का जिससे हम कंक्लूजन निकालते हैं तो उसमें पहले आता है मेजर प्रीमाइस, फिर माइनर प्रीमाइस, फिर कंक्लूजन। अंडरस्टूड कि कोई हम मेजर प्रीमाइस देते हैं कि ऑल मैन आर मोर्टल, सारे आदमियों की बात हो गई। ठीक है, फिर उससे भी उसको भी सपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट देते हैं कि सॉक्रेटिस एक मैन है। फिर उससे हमने एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि अगर सारे मैन मोर्टल हैं और सॉक्रेटिस मैन है तो सॉक्रेटिस भी मोर्टल हो गया। ठीक है, तो ये मेजर माइनर एंड कंक्लूजन, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है सिलोजिज्म में फॉलो होता है। मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो प्रीमाइस की हो गई। अब बात करते हैं टर्म्स की। तो देखो, टर्म्स में क्या है ना कि ये टर्म्स जो होते हैं हम कंक्लूजन में देखते हैं। ठीक, ये मेजर माइनर तो प्रीमाइस थी, पर ये मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म हो जाएगा। वो हम कहाँ देखते हैं, वो हम देखते हैं कंक्लूजन में। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन को देखो, कंक्लूजन क्या कह रहा है, देयरफॉर सॉक्रेटिस इज मोर्टल। ठीक है, तो सॉक्रेटिस्ट क्या होगा, ये तुम्हारा ये अब देखो, अब पहले टर्म देख लेते हैं क्या होता है। मेजर टर्म जो है उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, पी से मीन्स कि मेजर टर्म जो है प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन को शो करता है, जो प्रेडिकेट है उसका। ठीक है, सब्जेक्ट, हमने ग्रामर पढ़ा होगा ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट के बाद जो आता है स्टेटमेंट, जो मेन सब्जेक्ट को छोड़ के जो होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो मेजर टर्म में हम प्रेडिकेट लेते हैं। याद रखना, पहले तो मेजर आता है, ठीक है, पर वो जो है वो प्रेडिकेट होता है ना कि सब्जेक्ट। तो मेजर टर्म में हम क्या लेते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, और माइनर टर्म में हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। मेजर टर्म में प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, माइनर टर्म में सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। एंड मिडिल टर्म में क्या लेते हैं, मिडिल टर्म जो होता है अपीयर्स इन बोथ बट नॉट इन कंक्लूजन। मिडिल टर्म जो है ना वो बोथ प्रीमाइस में तो अवेलेबल होगा। ठीक है, प्रीमाइस में तो होगा पर कंक्लूजन में नहीं होगा। इट कनेक्ट टू प्रीमाइस, बस इसका काम क्या होता है कि ये दो प्रीमाइसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, तभी एक तीसरा कंक्लूजन निकाल सकते हो ना, जब ये दोनों कनेक्ट हो गए। ये एक दूसरे से ही तो रिलेटेड होना चाहिए, एक ही स्टेटमेंट तो बन के कंक्लूजन निकालेंगे। ये किसी और से हो, ये किसी और से हो, तो कंक्लूजन कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, ओके,
तो हमने क्या देखा कि मेजर टर्म का मतलब है प्रेडिकेट और माइनर टर्म का मतलब है सब्जेक्ट। तो चलो अब कंक्लूजन देखते हैं। तो मान लो देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल, तो सोक्रेटिस क्या हो गया हमारा, एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर सोक्रेटिस एक सब्जेक्ट हो गया तो सोक्रेटिस्ट हमारा क्या होगा, सोक्रेटिस्ट एक माइनर टर्म होगा हमारा। और मोर्टल, मोर्टल जो है वो हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आया हमारा प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट जो हमारा है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम कहेंगे मेजर टर्म। तो मोर्टल जो हमारा मेजर टर्म हो गया, सोक्रेटिस्ट हमारा जो है माइनर टर्म हो गया, ठीक। ओके, अब देखते हैं मैं इसमें क्या है, मिडिल टर्म कौन होगा। तो मिडिल टर्म जो होगा वो मैन होगा। कैसे, देखो मैन जो है इन दोनों टर्म में आ रहा है, दोनों प्रीमाइस में आ रहा है, पर कंक्लूजन में नहीं आ रहा है। और ये दोनों प्रीमाइस को कनेक्ट करने का भी पॉइंट कौन सा है, यही मैन जो है, यही कनेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों प्रीमाइसेस में, ठीक है। तो मैन क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट देखा, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे कहाँ आएंगे, कंक्लूजन में। सोक्रेटिस सब्जेक्ट हो गया, मोर्टल प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट मीन्स माइनर टर्म और प्रेडिकेट मीन्स मेजर टर्म, ठीक है। और जो मैन हो गया वो क्या हो गया, मैन जो हो गया वो हुआ हमारा मिडिल टर्म, कनेक्टिंग टर्म, ठीक। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, जो हमने देखा कि तीन क्या है, तीन हमारे मेजर माइनर, मेजर प्रीमाइसेस, माइनर प्रीमाइसेस और कंक्लूजन, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट है। पर उसमें स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट में हम क्या देखते हैं कि उसमें भी जो है कंक्लूजन में भी हमारा क्या आता है, मेजर टर्म, माइनर टर्म और एक जो है मिडिल टर्म आ रहा है, कनेक्टिंग टर्म, ठीक। अब देखो, अब ये जो ऑल है, ये समझो कि एक स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट की सारी डिटेलिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि किसको मेजर कहेंगे, किसको माइनर कहेंगे। मान लो हमने एक स्टेटमेंट को देखा कि इसमें माइनर कह रहे हैं, इसको मेजर कह रहे हैं, फिर ओवरऑल इन सारे को क्या कह रहे हैं, तो ये कंक्लूजन हो गया, माइनर हो गया, मेजर हो गया। अब इसका ये देखो जो ऑल दिया है ये क्या है, इसे हम क्वांटिफायर बोलते हैं। क्वांटिफायर मत क्यों बोलते हैं, देखो ऑल से क्या पता चल रहा है, ऑल से पता चल रहा है कि क्वांटिफायर टर्म इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि हाउ मच और हाउ मेनी ऑफ समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब ऑल मतलब हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, सम मतलब हम कुछ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, क्वांटिफायर ऐसे सारे टर्म्स होते हैं जो बताते हैं कि हाउ मच और हाउ मेनी ऑफ समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ओके, अब हमने देख लिया। अब एक और बात देखो, जो मिडिल टर्म होता है ना, उसको लॉजिकल रीजनिंग में कोपुला भी बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग टर्म को हम लोग कोपुला भी बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमने प्रीमाइस देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 टाइप ऑफ सिलोजिज्म। तो 4 टाइप ऑफ सिलोजिज्म में कौन कौन सा है, पहला है कैटेगोरियल, दूसरा है हाइपोथेटिकल, तीसरा है डिसजंक्टिव, ठीक है। तो तीन तो ये हो गया है, कैटेगोरियल, हाइपोथेटिकल एंड डिसजंक्टिव, ठीक है। तो कैटेगोरियल में कौन कौन से आते हैं, जो है कैटेगोरियल में ऐसे जो स्टेटमेंट होंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, ऑल, नो, सम, ऐसे जो भी स्टेटमेंट होंगे ना, कोई भी ऐसा आर्गुमेंट होगा जो इस तरह ऑल, नो और सम के फॉर्म में दिया होगा, वो होगा कैटेगोरियल सिलोजिज्म, ठीक है। अगर हाइपोथेटिकल की बात करें तो उसमें क्या इफ देन का यूज हुआ होगा, तो वो हाइपोथेटिकल हो जाएगा। डिसजंक्टिव में क्या होगा, आइदर और ऐसा समथिंग यूज हुआ होगा स्टेटमेंट ना, तो वो हो जाएगा डिसजंक्टिव, ओके। ओके, अब 4 टाइप ऑफ हम कैटेगोरियल स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। कि 4 टाइप कौन कौन से होते हैं कैटेगोरियल स्टेटमेंट के, या बोल सकते हो प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मतलब कि 4 टाइप्स ब्रिक्स ऑफ लॉजिक, मतलब ब्रिक्स ऑफ लॉजिक, कि कैसे लॉजिक जो है ब्रिक बाय ब्रिक बनता है, ठीक है, उसके टाइप कह सकते हो, या कैटेगोरियल स्टेटमेंट के बेसिकली, क्योंकि कैटेगोरियल स्टेटमेंट क्या है, ऑल, नो, सम, इधर भी ऑल, नो, सम का यूज होगा, तो उसके प्रकार देख सकते हो, समझे। ओके, सो now we are going to see 4 types of categorical statement। तो पहला है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल, दूसरा है यूनिवर्सल निगेटिव, तीसरा है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, चौथा है पार्टिकुलर निगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव और निगेटिव का मतलब पता है ना, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और निगेटिव मतलब निगेटिव, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा, ठीक है, या यूनिवर्सल जो अफर्मेटिव होगा वो क्या होगा, वो ए से ऑल से रिप्रेजेंट होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पॉजिटिव है। और जो वही पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगा मतलब सम से रिप्रेजेंट होगा, कि कुछ ही जो है वो पॉजिटिव है, तो उसको हम आई से, सिंबल्स में हम कैसे यूज करते हैं, आई से, ठीक है, सम, SRP, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब
पॉजिटिव है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है तो ऑल से रिप्रेजेंट करेंगे। पर्टिकुलरली अफर्मेटिव मतलब कुछ 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 एक्सेप्टेबल है तो सम उसका मतलब होता है। और सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग में? आई से, ठीक है, और ऑल को ए से ही करते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव की। यूनिवर्सल निगेटिव, पूरी तरह सब जगह ही निगेटिव है वो, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नो एसआरपी, मतलब कुछ भी नहीं है, सारे ही गलत ही हैं, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर निगेटिव कहें कि कुछ ही निगेटिव है, ज़्यादा तो नहीं है, मतलब निगेटिव है पर ज़्यादा नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से, ठीक है। और ओ पर्टिकुलर निगेटिव में क्या आएगा? सम एस आर नॉट पी, ये है एग्जाम्पल। ऑल, नो, सम नॉट, ठीक है। ऑल मीन्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, सम मीन्स सम मतलब कह लो कि थोड़ा एक्सेप्टेबल है, जैसे कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब कि सब जगह से ही निगेटिव, सब जगह से ही डिनायल पे है, तो नो से रिप्रेजेंट, नो से कह सकते हैं, ठीक है, और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और पर्टिकुलर नेगेटिव मीन्स कुछ जगह एक्सेप्टेबल है, कुछ जगह नहीं है, मीन्स ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम नॉट, ठीक, ओके। अब आते हैं, देखते हैं कि रूल्स ऑफ वैलिड सिलोजिज्म क्या है, कि रूल्स क्या क्या है वैलिड सिलोजिज्म के। तो रूल 1 जो है वो कहता है कि देखो देयर आर 5 रूल्स, ठीक है। तो अब इन रूल्स के डिटेलिंग में हम एक अनदर वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो है काफ़ी स्टेटमेंट्स कुछ कुछ जैसे कि आपको कंफ्यूज करेगा रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 जो है इसे समझने के लिए एक और वीडियो मुझे बनानी होगी, तो पहले देख लेते हैं जितना रूल समझ आता है। रूल 1 क्या है? रूल 1 कहता है कि 3 टर्म्स ओनली मस्ट हैव एग्जैक्ट, मतलब देखो कि वैलिड सिलोजिज्म होने के लिए जो है बस 3 टर्म ही होने चाहिए, एग्जैक्टली मस्ट हैव एग्जैक्टली 3 टर्म्स, ठीक है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, ठीक है। किसी भी आर्गूमेंट में, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट में रूल कहता है कि 3 टर्म्स ही होने चाहिए, तभी वो वैलिड सिलोजिज्म होगा। इससे ज़्यादा हो गया, इससे कम हो गया तो वो क्या कंसिडर्ड होगी? फैलेसीज कंसिडर्ड होगी, ठीक है, या वैलिड सिलोजिज्म नहीं कंसिडर्ड होगी, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 कहता है कि मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड वंस, मीन्स कह रहा है कि जो मिडिल टर्म है मस्ट रिफर टू ऑल मेंबर ऑफ इट्स क्लास एटलीस्ट 1, कह रहा है जैसे कि यही इसी टर्म को फॉर एग्जांपल लेके हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा देंगे, बट रूल 2 समझ लो कि मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड वंस, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि एक बार तो मिडिल टर्म में जो है पूरी चीज़ें कवर होनी चाहिए, पूरा ऑल का जिक्र होना ही चाहिए एक बार मिडिल टर्म में, ठीक है, तभी मतलब वो मिडिल टर्म जो है मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मस्ट बी वो जो है पूरे टर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। रूल 3 क्या कहता है कि no two negative premises if both premises are negative no conclusion can be draw, मतलब देखो कि दो प्रीमाइस अगर नेगेटिव हो जाएगा कि नो कैट्स आर डॉग, या ऐसे दोनों ही अगर प्रीमाइस नो पे हो जाएगा तो हम उससे कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा उन दोनों प्रीमाइस से, हम कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो रूल 3 है कि वैलिड सिलोजिज्म में जो है नो टू नेगेटिव प्रीमाइसेस, 2 नेगेटिव प्रीमाइसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर रूल 4 की बात करें तो रूल 4 क्या बोलता है कि नेगेटिव प्रीमाइसेस इक्वल टू नेगेटिव कंक्लूजन, मतलब नेगेटिव प्रीमाइस जो है वो नेगेटिव कंक्लूजन के जो है क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रीमाइस मतलब इक्वल टू नेगेटिव कंक्लूजन। अगर नेगेटिव प्रीमाइस है तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, मतलब कि अगर एक भी नेगेटिव होगा तब भी कंक्लूजन क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अगर 2 नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, पर एक नेगेटिव होगा तो ड्रॉ तो कर लेंगे पर कंक्लूजन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। रूल 5 क्या कहता है कि 2 पर्टिकुलर प्रीमाइसेस इक्वल टू नो कंक्लूजन, मतलब कि 2 पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, रूल 5 ये कहता है कि 2 पर्टिकुलर प्रीमाइसेस इक्वल टू नो कंक्लूजन, मतलब इन फॉर एग्जांपल ये देखो सम कैट्स आर ब्लैक, ठीक है, ये पर्टिकुलर की बात हो रही है कि कुछ की बात हो रही है, फिर सम ब्लैक थिंग्स आर कार, ये भी कुछ की बात हो रही है, तो 2 पर्टिकुलर प्रीमाइसेस हो गया। तो इससे कुछ हम विड्रॉ, मतलब हम कुछ कंक्लूजन तो नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं ना, कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग वैलिड। कुछ कैट्स ब्लैक है, ब्लैक जो है वो कार है, ये सब दूसरी चीज़ों के बारे में हो रहा है, कुछ के बारे में, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें, ठीक है, ओके। कॉमन फैलेसीज कौन कौन सी आती हैं सिलोजिज्म में? पहला आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, दूसरा है फोर टर्म फैलेसी एंड तीसरा है इलिसिट मेजर एंड माइनर, ओके। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है, थैंक यू।